आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर उठाए सवाल। पोलिंग के हवाले से कमीशन से मांगे आदाद व शुमार। अपोजिशन महाविकास आघाड़ी में कोई दरार नहीं है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने अफवाहों को करार दिया बेबुनियाद। नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र राव वसंत चौहान ने आज लोकसभा में लिया अपने ओहदे का हलफ। एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तौरी की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने सृष्टि के बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को किया गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाना पटोले ने महाराष्ट्र इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल खड़े किए हैं। नाना पटोले ने वोटिंग के दिन के फीसद का हवाला दिया है। उन्होंने दावा किया कि 76 लाख वोट में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के रियासती सदर ने इलेक्शन कमीशन से आदाद व शुमार तलब किए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के ऊपर ही संशय खड़े होने का काम शुरू हुआ है। केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन, इनके मिनिस्टर ने भी इस एक तरह का वीडियो प्रकाशित किया है कि आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग हमें मीडिया को सबको पब्लिश करता है। हर 2 घंटे में जितना वोटिंग होता है उसके अंक जितने हुए उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे के ज्यादा 2.5 घंटा लिया। 9:30 बजे का आया। 9:30 बजे के बाद 11:30 बजे आया, 1:30 बजे आया। ऐसा करके इन लोगों ने 5:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग किया है उस समय में 58.22% मतदान इन लोगों ने दिखाया है। अब 58.22% वोटिंग होने का 5 बजे तक का इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है। तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया। लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है। इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है। कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 140 एमएलए हैं जो कि अक्सरियत के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजरने के बावजूद महाराष्ट्र को वजीर आला नहीं दे सके। संजय राउत ने अपोजिशन महाविकास आघाड़ी में कोई दरार नहीं है कहा। उन्होंने अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें मुस्तरद किया और इस बात की तस्दीक की कि उद्धव सेना एमवीए को नहीं छोड़ रही है। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने ले, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते। सर एक प्रश्न सामने आ रही है कि कई एमएलए नाराज है और उनका ये मानना है कि अब शिवसेना को, आपकी शिवसेना को नहीं रहना चाहिए, एमडीए के साथ अलग हो जाना चाहिए। नहीं, ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े।
तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करनी है। सर, आगामी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आहेत, बोलिए। आगामी आपने भी लोकसभा कहा अभी कि बीएमसी की भी इलेक्शन आएंगी, उसके लिए अभी हालांकि बहुत समय है, लेकिन आप उसमें अभी विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी। 5 साल है, बहुत समय है। सबसे पहले हमारे सामने मुंबई महानगर पालिका और मुंबई से लेकर 14 महानगर पालिका, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, संभाजी नगर है, हाँ 14 महानगर पालिका, वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब, और किस प्रकार से लड़ना है। देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री के रेस में फ्रंट रनर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मराठे चेहरे को लेकर बात ऐसी है कि महायुति के पास इतना बहुमत है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस रियल में एक दावेदार है, क्योंकि 5 साल जिस तरह से, खास करके 3 साल इतना शिंदे के जूनियर होने के बावजूद उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ा। कभी बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने शिवसेना यूबीटी क़यादत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को बहुत घमंड है। नवनीत राणा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि देवेंद्र फडणवीस ही रियासत के वजीर आला बनेंगे। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को जब अलायंस में बीजेपी के साथ थे तो कुछ सीटें बीजेपी की वजह से उनकी ज़्यादा आई थी, तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी। आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाआघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उसका कारण एक है कि इनकी सीटें एकदम जीरो पे आगे खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को ना ज़्यादा बर्दाश्त होता है, ना कम डाइजेस्ट होता है। तो इन्हें सिर्फ अपने पार्टी की और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी अपने घमंड में इतने चूर हैं, ना इन्हें ज्यादा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त हुई, ना इन्हें कम देने वाली पार्टी कांग्रेस ये डाइजेस्ट हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री 2014 में जो थे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों का मॉरल डाउन नहीं होने दिया, हम लोगों में एक नया प्रेरणा जगाते रहे और लड़ने का विश्वास दिया, तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हमने देखा इस्कॉन के एक पंडित को भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, बहुत सैड है और बहुत दुख देने वाला सब्जेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी विचार, राजनीति एक तरफ है और हमारी विचार और हमारे हिंदू लोगों पे जो अत्याचार बांग्लादेश में हुए, इसलिए शायद हमारा ये नारा था इस बार महाराष्ट्र में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और वो नारे के साथ सभी लोगों ने वो बांग्लादेश में अत्याचार देखा, मंदिर तोड़ते हुए देखे हैं, लोगों के, हिंदुओं के घर जलाते हुए देखे हैं, पूरा का पूरा मार्केट नष्ट करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है वो नारा लेकर हम चलें तो हमारी विचारों के लिए चलें। शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर शायना एनसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने रियासत में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई है, लिहाजा उन्हें क़यादत सौंपी जानी चाहिए। शायना एनसी ने उनकी पार्टी एकनाथ शिंदे की क़यादत में आवाम की फलाह के काम करती रहेगी। उन्होंने अपोजिशन एमवीए को भी तनकीद का निशाना बनाया। एकनाथ शिंदे जी एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर रहे और हमारे लिए हमेशा नेता के रूप में आगे भी बढ़ के वो सिर्फ महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे। लेकिन जब एक कैप्टन होता है क्रिकेट टीम के और वो कैप्टन आपको जीत के और लेके जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर एक कार्यकर्ता चाहेंगे कि वही कैप्टन आगे भी चले। लेकिन उन्होंने कहा है कि महायुति के नेतृत्व तय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए।
सच्चाई ये है कि तीनों पार्टीज का स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया रहा है और लोगों ने जताया है विश्वास इस महायुति नेतृत्व में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री लाड़की बहना योजना का एक फार रीचिंग इम्पैक्ट भी रहा है इस इलेक्शन में, महिलाओं का साथ रहा। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हर एक पार्टी अपने नेता को चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन हम तो जरूर चाहेंगे कि एकनाथ जी के नेतृत्व में हम आगे महाराष्ट्र के जनहित में काम करें। क्या बचा है महाविनाश आघाड़ी का? जो उद्धव ठाकरे छोड़े अभी या नहीं छोड़े, मैंडेट जो सुनामी मैंडेट है वो मिला है महायुति को। और जिस पार्टी हर सुबह सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करके बवाल और कोई विजन प्लान नहीं, लोगों ने उनको नकारा क्योंकि वो अपने विचारधारा। नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र वसंत चौहान ने आज पार्लियामेंट में अपने ओहदे का हलफ उठाया। रविंद्र चौहान के वालिद वसंत चौहान ने 6 माह कबल हुए पार्लिमानी इंतखाबात में 90,000 से ज़ायद वोटों को कामयाबी हासिल की थी। वसंत चौहान की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे रविंद्र चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। रविंद्र चौहान ने अपने वालिद की सीट पर न सिर्फ इंतखाब में हिस्सा लिया बल्कि 1457 वोटों से कामयाबी हासिल की। आज उन्होंने पार्लियामेंट में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होता है ते नेकीने पार पाडें। शिवसेना के लीडर उदय सामंत का कहना है कि एकनाथ शिंदे के फैसले से पूरा मुल्क जानता है कि वो कितने समझदार हैं। मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे जो भी फैसला करेंगे शिवसेना और तमाम एमएलए दिल से उसकी हिमायत करेंगे। एमवीए के कारकुनान एकनाथ शिंदे से राब्ते में हैं, लेकिन हमारी हुकूमत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। साहब ने जो डिसीजन लिया है उससे वो कितना ही संवेदनशील है पूरे देश को पता चला। नहीं, वो मुलाकात करने के बाद जो कुछ वो वहाँ एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे उसका पूरा समर्थन शिवसेना और हमारे एमएलए करेंगे। नहीं, मैंने 2 दिन पहले से ही बोला है, आज भी बोलता हूँ रिकॉर्ड पे कि महाविकास आघाड़ी के कुछ आमदार एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है, लेकिन सरकार स्थापना करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ मालेगांव में एहतजाज किया गया। एसडीपीआई ने शोहदा की यादगार पर एहतजाजी मुजाहरा किया और यूपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पुलिस फायरिंग में मारे गए अफराद के लवाकिन को मुआवजा देने की मांग की। शहीदों की यादगार किदवाई रोड पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए एक धरना रखा गया था। ये धरना उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद पर जो वाक़या पेश आया उस ताल्लुक़ से पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। उसी का एक हिस्सा ये भी है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 23 तारीख के दिन कुछ वकला ने और कुछ मकामी लोगों ने मिलकर एक पिटीशन वहाँ की मकामी कोर्ट में दायर की, जिस पर यह दावा किया गया कि ये मस्जिद आने वाले वक्त में विष्णु का अवतार जो होगा या कालकी अवतार जो होगा वो वहाँ पर उतरेगा उस मस्जिद में। ये मस्जिद कभी मंदिर थी, मंदिर को तोड़कर बनाई गई जामे मस्जिद है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जज साहब ने, पता नहीं उनकी कौन सी ट्रेन छूट कर जाने वाली थी, उन जज साहब ने एक महज 1 घंटे के अंदर उस PIL पर या उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए फ़ौरन वहाँ पर सर्वे का ऑर्डर पारित कर दिया या ऑर्डर दे दिया, जिसकी बिना पर ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम उन वकला के साथ में वहाँ पर पहुँच गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ फ़िरका परस्त अनासिर उनके साथ में जय श्री राम और भड़काऊ नारों के साथ में वहाँ पर उनके साथ में मौजूद थे और नारा लगा रहे थे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिए जाने वाले महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज मुश्तरका इब्तदाई इम्तिहान में 2024 से 1 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। नांदेड़ के 33 स्कूलों और कॉलेजों में इस इम्तिहान के मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान के दौरान किसी भी तरह की नकल नवीसी या फिर धांधली को रोकने के लिए नाकाबंदी और 100 मीटर के दायरे में
दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। ज़िला कलेक्टर अभिजीत रावत ने आवाम से अपील की कि वो तलबा के इस इम्तिहान के पेश नज़र ताउन करें। यह इम्तिहान 2 शिफ्टों में होगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। इम्तिहान के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया की टीमें मुतहर्रिक रहेंगी। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वो इम्तिहानी मरकज़ पर वक्त से पहले पहुँचें और इम्तिहान से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी हिदायत पर अमल करें। एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तोली मुंबई के अंधेरी ईस्ट में अपने घर में मुर्दा पाई गई। उनकी लाश उनके किराए के फ्लैट में लटकी हुई मिली। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि तोली ने अपने बॉयफ्रेंड के मुबैना ख़राब रवैये से तंग आकर खुदकुशी की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 29 नवंबर तक पुलिस की तहवील में भेजा है। सृष्टि का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से था। पौवी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कानाकिया रेन फॉरेस्ट बी विंग फ्लैट नंबर 601 में रहने वाली एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली, इनकी बॉडी सेवन हिल्स हॉस्पिटल में 25 नवंबर को लाई गई थी। इसके बारे में जानकारी मिलती ही तुरंत पौवी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने घटनास्थल पर जाके घटनास्थल पंचनामा किया और डेड बॉडी को एक्सपर्ट डॉक्टर के पैनल के सामने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई की गई। इस मामले में सृष्टि तुली के रिश्तेदार विवेक कुमार तुली जी, इन्होंने पौवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया। उनके कंप्लेंट के तहत सेक्शन 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। सांगली में पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हुई है। इस हादसे में दीगर 3 अफराद जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए अफराद एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। महलूकीन की शनाख्त 40 साला प्रसाद खेड़कर, 35 साला प्रेरणा प्रसाद और 23 साला वैष्णु संतोष नार्वेकर के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए सांगली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। सभी सांगली की आकाशवाणी में गंगाधर कॉलोनी के रहने वाले हैं। कोल्हापुर से सांगली जा रही शादी का त्यौहार पूरा करके जा रही पूरी फैमिली रात के करीबन 1:30 बजे अंकली पुल के नज़दीक कृष्णा नदी के पार ड्राइवर के संतुलन खो जाने की वजह से कृष्णा नदी के पानी के बाजू में गिर गए। उसमें 6 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से 3 की रात को जगह पे ही मौत हो गई और बाकी के 3 लोग जख्मी है। उनको सिविल हॉस्पिटल सांगली में भेज दिए, उनके उपचार चालू। संभल पुलिस फायरिंग के खिलाफ और दरगाह हजरत अजमेर शरीफ के सर्वे के मुताल्लिक शुरू की गई अदालती कार्रवाई के खिलाफ एमआईएम ने कल जुमे के रोज़ नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एक बड़े एहतजाजी धरने का इनेकाद का फैसला किया। इस बारे में मालूमात देने के लिए आज मजलिस के राब्ता दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस के रियासती नायब सदर सैयद मोइन ने एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने के लिए कसीर तादाद में लोगों से इसमें शिरकत की अपील की। और मुसलमानों से कहता हूं कि ये सबको मिलकर आगे आना होगा और अगर हम अपने हुकूक की हमारी नस्लों को क्या पैगाम देके जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम के जरिए से हूं कि आइए कल इस एहतजाज का हिस्सा बनिए। मिल्लियत हिकमत और बुज़दिली के नाम पर सब्र की तलकीन करते रहेंगे। मुझे आज इस वक्त में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की जिंदगी बेहतर है और ये तमाम चीजें तारीख का हिस्सा बनेगी कि और हमारी इबादत गाहों को ये कहकर हमसे छीना जा रहा था कि वहां पर किसी और मज़ाहिब की शिवलिंग वगैरह है, तो हम आने वाली नस्लों को की अपने अधिकारों की लड़ाई कोई दूसरे लोग हमारा साथ दे या न दे, हमको खुद को लड़ना होगा। औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के संभल वाक़े पर डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस वफ्द ने एक मेमोरेंडम पेश करते हुए संभल फायरिंग वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया। वफ्द ने मामले की जामे जांच कराने और मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग की। तो हमारा मानना ये है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके खिलाफ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के और कब्रस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे
और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बगैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जब मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुजोरी की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पे पुलिस ने गोली चलाई है। और गोली उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस फायरिंग के दौरान मुस्लिम नौजवानों की मौत के खिलाफ रियासत भर में एसडीपीआई एहतजाज कर रही है। आज जालना में भी एक मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस वाक़े की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। यूपी का एक जिला है संभल, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने वहाँ की एक जामा मस्जिद के लिए एक सर्वे का ऑर्डर दिया था। एक सर्वे होने के बाद कुछ दिन के बाद जो दूसरा सर्वे हुआ, उसके अंदर वहाँ पे तो कुछ परिस्थिति खराब होने की वजह से वहाँ पे तो कुछ इंसिडेंट हुए, जिसके अंदर पुलिस का मैनुअल नहीं फॉलो करते हुए वहाँ पे कुछ वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर हेड पोजीशन रख के फायरिंग की, जिसके अंदर है तो 4 लोग है तो। मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स के तहत भुसावल डिवीजन में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मरकजी काबीना ने हाल ही में मंजूरी दी है। इसकी तफसील मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुसावल और जलगांव जिले के सहाफ़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा गया था। इस मौके पर मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णो ने बताया कि मरकजी काबीना ने जलगांव ता मनमाड़ 160 किलोमीटर फासले पर चौथी लाइन और भुसावल से खंडवा 131 किलोमीटर फासले की तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। इस मौके पर जनरल मैनेजर रेलवे सेंट्रल रेलवे धर्मवीर मीना, डिविजनल रेलवे मैनेजर इति पांडे, मीडियम के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहला तो मनमाड़ से जलगांव 4th लाइन, ये 2773 करोड़। फिर भुसावल से खंडवा 3rd and 4th लाइन 3514 करोड़। फिर मानिकपुर से प्रयागराज 3rd लाइन, ये है 1640 करोड़। जो रेलवे बोर्ड से जो प्रेस का आयोजन किया था, उसमें जो हमारे एक मनमाड़ जलगांव 3rd लाइन और खंडवा भुसावल 3rd और 4th लाइन, इनके जानकारी देनी थी। फिर साथ में जो हमारे शेतकारी समृद्धि है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सब लोडेड जा रही है कंप्लीट, और उसके जो अच्छे परिणाम आए हैं उसमें एक तो जो जीएस हैं उससे जो आम आदमी है उसको बहुत राहत मिली है, और जो किसान हैं उनको डायरेक्ट उससे बेनिफिटेड हैं वो, और उनको डायरेक्ट एडवांटेज मिला है। तो वो मीडिया का और किसानों का और रेलवे का वो बहुत बड़ा सम्मिलित प्रयास है, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सफलता मिली है। और इसी की सफलता को माननीय जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।